हिंदुस्तान के मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनका कानपुर में आना हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं। राजीव निगम जी, स्वागत है आपका जनमत आनंद में। थैंक यू। क्या मकसद है कानपुर में आज आपके आने का? कानपुर तो मैं वैसे जब समय मिलता है आता रहता है, लेकिन आज एक ख़ास मकसद से आना हुआ है यहाँ पर। वैसे तो पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम है इस वक्त, और कानपुर में ख़ास तौर से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है, और वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुझे भी बुलाया गया है, इसलिए मैं आया हूँ। जैसा कि मुझे पता है कि आपकी एक अपनी खुद की लिखी हुई किताब लॉन्च होने वाली, जिसका उन्वान है चुल्लू भर पंक्तियाँ। जी। कुछ उसके बारे में बताइए। चुल्लू भर पंक्तियाँ सामायिक विषयों पे और समाज में घटने वाली तमाम तरह तरह की घटनाओं पे मेरी एक नज़र है, जिसको मैंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से चीज़ों को हास्य और व्यंग्य के माध्यम से उकेरा है। कुछ इसमें 4 लाइन की भी हैं, कुछ 8 लाइन की भी हैं, और कुछ 2 लाइन की भी हैं। इसके लिए मैंने कविता, किस्सा, कहानी का कोई टाइटल ना दे करके इसको डायरेक्ट चुल्लू भर पंक्तियाँ टाइटल दिया हुआ है। और बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ, समाज में व्याप्त विसंगतियाँ, उन पे अपनी नज़र से मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। हम चाहेंगे कि आप उन्हीं पंक्तियों की 4 पंक्ति कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। चलिए, हम यूपी में बैठे हुए हैं, और सब लोग इतने सालों से यूपी यूपी बोलते आ रहे हैं, लेकिन यूपी की परिभाषा किसी को पता नहीं होगी। मैं अपने नज़र से जो मैंने देखा है वो यूपी की परिभाषा मैंने पहले पन्ने में ही लिखी है अपनी बुक की। जैसा कि मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से, तकरीबन 20 साल हो रहे हैं, यहाँ पर 2 पार्टियाँ हैं जो अब सत्ता आपस में बदल लेती हैं। पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, 5 साल ये, 5 साल वो, 5 साल ये, 5 साल वो। इसके आधार पर मैंने यूपी की परिभाषा गठित की है कि पिछले कई वर्षों से 2 पार्टियां मिलकर दे रही हैं यूपी को झांसा। क्या बात है। पिछले कई वर्षों से 2 पार्टियां मिलकर दे रही हैं यूपी को झांसा। इससे पैदा हो गई है प्रदेश की नई परिभाषा। उसने कहा यूपी, उसने कहा नो नो, पहले यूपी। क्या बात है, क्या बात और ये कह के दोनों पी गए यूपी। बड़ी अजीब सी बात बता रहा हूँ आपको, कन्या भ्रूण हत्या पे पूरे देश में एक आंदोलन सा, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या बचाओ, है ना। तो मेरा ये मानना है कि कन्या भ्रूण हत्या कहीं ना कहीं जायज़ है, क्या बात। कहीं ना कहीं जायज़ है। जायज़ इन द सेंस मैं उस स्थिति में जाके कह रहा हूँ जहाँ पर उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में रह करके एक मामूली सा इंसान जो दिन में 12-14 घंटा मेहनत करने के बाद में चंद पैसे जुटा करके अपनी 3 बेटियों का पेट पालता है और उनकी सुरक्षा नहीं कर पाता है। सही। ठीक है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि बेटियों के साथ किस किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, बेटियां मार दी जाती हैं। क्या बीतती होगी उस बाप के ऊपर जो पेट काट काट के कैसे कैसे करके बच्चियों को, वो चाहता है कि मैं बच्चियों को पालूं, बच्चियों को शिक्षा दे रहा है, ये आगे बढ़ा रहा है, लेकिन पता चलता है जब बच्ची 16, 17, 18 साल की हुई तो समाज के अराजक तत्वों ने किसी न किसी माध्यम से शोषण कर लिया, और उसके उपरांत वो बच्ची किसी भी माध्यम से, चाहे उन्होंने ऐसा कर दिया या लोकलाज के भय से, ऐसे बहुत सारे प्रकरण हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतनी यात्रा तय करने के बाद अगर कन्या की हत्या हो रही है जिसमें पूरा समाज जिम्मेदार है, तो इससे तो बेहतर है कि कन्या को भ्रूण में हत्या कर दी जाए। कम से कम उसको इतना सफ़र जो तिल तिल करके, घुट घुट करके मरने का, वो सफ़र तो कम हो जाएगा। मरना उसको भ्रूण में भी है और मरना उसको बाहर आकर के भी है। तो जो कोई भ्रूण में मारता है, कभी उसके हृदय में जाके देखिए, लोग बच्ची क्यों नहीं चाहते हैं यहाँ पर, सिर्फ इस वजह से कि सामाजिक हालात देख करके हर एक शख्स, मुझे खुद को डर लगता है कि अगर बच्ची हुई तो उसको पालना, कल को स्कूल जाएगी बच्चियों के साथ, 2-2, 3-3, 4-4 साल की बच्चियों के साथ, तो कोई कैसे चाहेगा? उसको माहौल ही नहीं मिल रहा है वो। और अगर कोई उसके बाद अगर मार देता है, कर देता है, तो वो दोषी हो गया। क्या ये समाज दोषी नहीं है जो उन बच्चियों को नहीं पाल पा रहा है? लिखी है, देखिए, जिस शख्स की 3 बेटियां हों आज के दौर में, समाज, शासन, प्रशासन का माहौल ये है,
2 लाइनों में आपको समझ में आ जाएगा जी कि वो इसलिए चुपचाप है, वो इसलिए चुपचाप है क्योंकि 3 बेटियों का बाप है। क्या बात है, बहुत अच्छा। जिसके 3 बेटियां हों वो किसी से कुछ नहीं बोल सकता है। पड़ोसी से अगर कोई छोटी सी बात हो जाए उससे डरेगा, घर पे काम के लिए निकलता है डरता है, किसी से कोई गलत बात नहीं करता है कि पता नहीं किससे झगड़ा कर लो वो बेटी के रूप में बदला ना ले ले। हर जगह चुप रहता है। जब शादी की बात होती वहां पर भी लड़के वालों के सामने चुपचाप ऐसे खड़ा रहता है। घर में भी डरा समय रहता है, हर चीजों में। तो जिसकी 3 बेटियां हैं उसका ये हालत है, वो इसलिए चुपचाप है क्योंकि 3 बेटियां। काफ़ी सारा काम कर रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से व्यस्त रहता हूँ। मैं लिखने में भी काफ़ी बिजी हूँ। बुक तो मैंने लिखी, अभी दूसरी बुक की भी शुरुआत हो गई है मेरी लिखने की। एक फिल्म भी लिख रहा हूँ मैं, और 2 फिल्में जिनमें मैं एज ए एक्टर काम कर रहा हूँ। एक की शूटिंग अभी शुरू हो जाएगी 2 दिन में, अभी मैं जैसे मुंबई जाऊंगा, और एक की शूटिंग हमारी। तो चलिए, इतनी सारी बातें मैंने बताई, आपने जो कुछ भी सुना होगा समझा होगा, लेकिन एक हर कलाकार का एक जो हास्य कलाकार होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ दर्द, सच्चाइयाँ, हकीकत छिपी होती हैं, जो शायद आपने इस तरह के क्वेश्चन किए इसलिए मेरे अंदर का दर्द और चीज़ें वो बाहर निकल करके आ गई। बट ऐसा नहीं है कि मैं भी एक साधारण सा इंसान हूँ और शादीशुदा इंसान हूँ। तो मैंने कहा परिचय देना भी ज़रूरी है। मेरी भी एक प्राइवेट पत्नी है, उसकी दुआ से 2 छोटे छोटे ट्रांजिस्टर भी हैं मेरे, जो दिन रात अपनी मम्मी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनाते रहते हैं। मेरे घर के हालात कुछ भी हों, लेकिन मैं अपने घर के अंदर प्रधानमंत्री की हैसियत से रहता हूँ, लेकिन मौजूदा नहीं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हैसियत से। और हर एक आदमी वैसे प्रधानमंत्री की तरह ही रहता है। शादी के पहले हर एक शख्स नरेंद्र मोदी होता है, शादी के बाद बेचारा मनमोहन सिंह हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके आगामी प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू। तो ये थे जाने माने कॉमेडियन राजीव निगम जी, जिन्होंने जनमत आनंद के साथ अपने खट्टे मीठे अनुभव को शेयर किया। कैमरामैन अश्वनी अवस्थी के साथ सलमान खान, जनमत आनंद, कानपुर।